हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ER टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है, कल मैंने पढ़ा था ओम का नियम। ओम के नियम से आया था एक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहा होगा प्रतिरोध का नियम, और थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा प्रतिरोध का नियम या प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, प्रतिरोध का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी इसी वीडियो में जानेंगे अपने प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगली वीडियो में जानेंगे कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। ठीक है, उससे नोमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे से नोमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोध का नियम। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कल पढ़ा था ओम के नियम से I समानुपाती V पढ़ा था। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो एक नियतांक लगाया था R, जिसे अपने क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। जिसे अपने क्या बोला, रेजिस्टेंस। इसे अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसे अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो आज इसके बारे में पूरा टॉपिक है कि प्रतिरोध जो है वो, प्रतिरोध का नियम क्या है, या प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आज अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओम के नियम से आया था प्रतिरोध, अब प्रतिरोध के कारक। तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखें, प्रतिरोध क्या होता है, कोई चालक तार ली जाए, कोई वायर लेते हैं, चालक तार। ठीक है, अब चालक तार की कोई ना कोई लंबाई होती है, चालक तार की कोई ना कोई क्या होती है, लंबाई होती है, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और वो किस पदार्थ का बना है, पदार्थ का बना है, जैसे कॉपर का बना है या एल्यूमिनियम का बना है। ठीक है, तो इन चीजों का ही नियम है प्रतिरोध का नियम। ठीक है, कोई भी वायर लें, कोई भी चालक धातु लें, उसका लंबाई होगी, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है, और किस पदार्थ का वो तार बना होगा, उन सब पर डिपेंड करता है। तो पहले बात करते हैं प्रतिरोध नियम के। पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है वो क्या है, लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती। क्या लिखते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। अगर अपने तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तार की लंबाई को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध इसके समानुपाती क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है, अगर लंबाई को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध लंबाई के क्या आता है, समानुपाती। पहली बात आपको ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये है, जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो किसी तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, क्या बोलेंगे कि प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या बोला कि प्रतिरोध जो है वो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, मतलब इसकी मोटाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्षेत्र प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया बढ़ाया जाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। या इसको घटाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमण। लंबाई के तो समानुपाती था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात इसके अंदर आती है कि ये तार जो है वो किस पदार्थ का बना हुआ, ये तार जो है वो किस पदार्थ का बना हुआ, उस पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध जो है वो क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब कहने का मतलब है कि अलग अलग पदार्थ होंगे तो उनका जो अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधता भी अलग अलग होगी। मतलब ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिरोध समानुपाती, क्या होता है, प्रतिरोधकता। ये होता है प्रतिरोधकता के समानुपाती।
कहने का मतलब कि कॉपर की प्रतिरोधकता अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी। तो अलग पदार्थ के लिए अलग अलग प्रतिरोध होगा, ये ध्यान रखें। कॉपर का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अलग होगा, सिल्वर का प्रतिरोध अलग होगा। तो पदार्थ पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। तो लंबाई के समानुपाती करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती करता है, और पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। चौथा, तापमान पर भी निर्भर करता है। तापमान पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। क्या रखें, प्रतिरोध इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और तापमान पर, वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इन चारों बातों को ध्यान रखना है। लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, पदार्थ की प्रकृति के समानुपाती, जिसे आप रो बोलते हैं, आगे तो ये पढ़ेंगे, और तापमान पर निर्भर करता है। ये 2 प्रकार से करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बात ध्यान रखें, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। अभी आगे बताऊंगा इसको, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है प्रतिरोध के नियम से। अब देखो, इन सबको एक साथ में लाएंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा प्रतिरोध के नियम से, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला क्या है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई की तो समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति रो पर निर्भर करता है। तो ये फॉर्मूला बन गया प्रतिरोध के नियम से। ये क्या बन गया, प्रतिरोध के नियम से क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से पता लगा लंबाई के समानुपाती है प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और तापमान इसके अंदर नहीं, तापमान को अलग से पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखो, इसे बोलते हैं रो, इसे क्या बोलते हैं, रो, और इसका मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी, या तो बोलेंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधकता बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, एल लंबाई है और ए क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ध्यान रखें। अब देखो, इससे क्वेश्चन बनता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, दोनों अपने पता लग गया। प्रतिरोध जो है वो लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, और चौथा तापमान पे निर्भर करता है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आपको क्या बताना, अब प्रतिरोधकता इन सभी पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक ही बात है, इसकी रो की बात की जा रही है। विशिष्ट प्रतिरोध लिखा जाए या प्रतिरोधकता लिख जाए, पूछे किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर, बस 2 पर ही करती। ध्यान रखें, प्रतिरोधकता मतलब है कि पदार्थ कौन सा पदार्थ, कि पदार्थ किस मेटल का बना हुआ, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, चांदी का है, किसका है, तो उन सब की अलग अलग होगी, और तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोध जो करता है वो सब पर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। प्रतिरोध 4 चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। इस तरह क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन भी ध्यान रखना। प्रतिरोध का पूछे तो 4 चीजों पर, प्रतिरोधकता का पूछे तो केवल 2 चीजों पर, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर। यह आपको ध्यान रखना, नोट पॉइंट आपके लिए यही है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ। प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक लगभग सबको ध्यान है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, लेकिन पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक बताओ। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अपने को विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक निकालना है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इक्वल रो का मान निकालना आपको छोड़ दिया मैंने, लंबाई का मात्रक मीटर और क्षेत्रफल का मीटर का स्केल, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा, 1 बच गया नीचे, ये घात कैंसिल, 1 बच गया,
अब देखो रो करेंगे तो ओम इंटू क्या आएगा मीटर। तो ध्यान रखें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधता का जो मात्रक होगा, रो का जो मात्रक होगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर या ओम इंटू फुट। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये ध्यान, ओम इंटू मीटर क्या होगा, ऐसा ही मात्रक। तो ये ध्यान रखें प्रतिरोध का मात्रक तो ओम, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक दोनों चीज एक है, नाम अलग अलग है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू फुट। ठीक है, ऐसे ही मात्रक पूछो तो वो क्या बताएंगे, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू फुट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और चौथा तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करती है। ये केवल दो चीजों पर करती है और प्रतिरोध चार चीजों पर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों के बारे में ध्यान रखें। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है, ओम इंटू मीटर, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। अब चलते हैं अपने आगे। अब इसे न्यूमेरिकल कैसे बन करते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला से आगे चलते हैं। R1 अपॉन में R2, एक मिनट को मार्कर चेंज करते हैं अपने। R1 अपॉन में R2, L1 अपॉन में L2 इंटू A2 अपॉन में A1। एक फॉर्मूला आपको याद रखना। क्या होता है, कई बार आपको दो इस तरह से क्वेश्चन देता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल सकता है कि एक चालक तार, ये कॉपर की वायर जिसका प्रतिरोध इतना है, बोल दिया एक चालक की तार जिसका प्रतिरोध जो दे दिया आपको, दे दिया 10 कॉपर की वायर थी, प्रतिरोध दे दिया 10, उसकी लंबाई आपको दे दी 5 मीटर। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दे दिया आपको 10 मीटर की स्केल, ये आपको दे दी। ठीक है, फिर बोला एक अन्य कॉपर की तार, एक अन्य कॉपर की तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे दी आपको 20 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया आपको 50 मीटर की स्केल। तो पूछेगा उसका प्रतिरोध ज्ञात करो, उसका प्रतिरोध मतलब आपको R2 का मान निकालना। इस तरह का डाटा आपको दिया होगा, आपको R2 का मान निकालना। तो इसमें आप मान रख के, अब देखो इसमें क्या नहीं रखा, इस रो का मान में नहीं रखा। ठीक है, अब रो से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है। प्रतिरोध R1 का मान दे, L1 का मान दे, L2 का मान दे, A1 का मान दे, A2 का मान दे, और आपसे पूछेगा R2 का मान बताओ, तो या फिर R2 का मान जाके R1 का मान पूछो। तो इस तरह के डाटा से आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है, कई बार आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं दिया था, आपको दिया होता है कि तार का व्यास इतना है, तार का व्यास, और व्यास अलग होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होता है। तो व्यास को हम लिखते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी से, और व्यास दिया होता है, लेकिन अपने को न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर तो क्षेत्रफल रखना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल रखना है। तो व्यास दिया होता है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई बाई फोर डी का स्केल। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको व्यास दिया हो, क्षेत्रफल निकालना, तो ये निकाल के आप यहाँ पर कर सकते हो, अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तार का अगर व्यास दिया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट व्यास नहीं रख सकते, इस फॉर्मूले से आपको क्षेत्रफल में बदलना पड़ेगा और फिर आप इसका अपना रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको व्यास दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और छोटा सा न्यूमेरिकल एक और बन जाता है। क्या न्यूमेरिकल बनता है दिखाते हैं आपको। अगर ऐसा बोल दीजिए एक तांबे की तार जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, वह लंबाई L1 2 मीटर, क्षेत्रफल A2 कितना है 5 मीटर की स्केल, ये बोल दिया। वह एक अन्य तार जो समान पदार्थ की बनी, जो समान पदार्थ की बनी है, जिसकी लंबाई
10 मीटर क्षेत्रफल 20 मीटर की स्क्वायर है। तो प्रतिरोधकता का अनुपात बताओ। इस तरह क्वेश्चन बन जाए। क्या बोला, एक तांबे की तार इसका प्रतिरोध दे दिया आपको 5 मीटर, 5 ओम, लंबाई 2 मीटर और क्षेत्रफल 5 मीटर की स्क्वायर दिया। फिर बोला एक अन्य तार जो समान पदार्थ की मतलब कॉपर की वायर बनी है, ठीक है, इसकी लंबाई 10 मीटर और क्षेत्रफल 20 मीटर की स्क्वायर है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रतिरोधकता, तो ध्यान रखें किसका अनुपात पूछा है, प्रतिरोधकता का अनुपात पूछा है, ना कि प्रतिरोध का। तो ये ध्यान रखें, जब दोनों वायर समान पदार्थ की, ये भी तांबे की तो ये समान पदार्थ ये भी तांबे का होगा, तो पूछे प्रतिरोधकता का अनुपात, प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध, कुछ भी लिख सकता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, उनका अनुपात पूछे तो क्या लगाएंगे, ρ1 अपॉन में ρ2 का अनुपात 1:1, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1:1 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते, ध्यान रखें। अगर दोनों तारे या दोनों पदार्थ समान पदार्थ के बने हैं तो प्रतिरोधकता का अनुपात 1:1 आएगा। अगर दोनों पदार्थ समान मेटल के बने हैं तो प्रतिरोधकता का अनुपात या विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात 1:1 आएगा। तो प्रतिरोध का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा, R1 दे रखा R2 निकाल लोगे, फिर उसका अनुपात कर लेना, ठीक है। तो इस तरह छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिकी बेस है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर के आप कैलकुलेशन करने में ना बोलते, डायरेक्ट देखें कि दोनों समान पदार्थ हैं तो प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। डायरेक्ट आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें आगे क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो कई बार क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने, तीसरा क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, इसकी लंबाई को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना करने से प्रतिरोध का मान कितना हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। कोई तार है या कुछ भी मेटल जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध और लंबाई क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर लंबाई को आप 2 गुना करोगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, 2 गुना होगा। तो 10 से क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 20 ओम हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर लंबाई 2 गुना होगी तो प्रतिरोध भी 2 गुना होगा, क्योंकि लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है लंबाई से, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए, अगला क्वेश्चन दिया, यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, अब बोला है लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना करने से प्रतिरोध कम। अब ये ध्यान रखना है, जब खींचने या दबाने का नाम लिया जाए, डायरेक्ट बोलेंगे 2 गुना कर दिया जाए तो आप डायरेक्ट कर दोगे R समानुपाती क्या आता है, L होता है। तो इससे आपने ये 2 गुना हुआ तो ये भी क्या होगा 2 गुना। लेकिन अब खींचने का नाम दिया, अब खींचने का जब नाम दिए तो डायरेक्ट आप सीधा आंसर 2 गुना नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखें, इसकी नोट डाल के रखने, अपना R न्यू कैसे निकालेंगे, नया प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, R ओल्ड पुराना प्रतिरोध इनटू N का स्केल। अब N क्या है, कितने गुना खींचा गया है, कितने गुना खींच कर बढ़ाया ना, तो खींच पर कितने गुना किया है। तो देखो ओल्ड प्रतिरोध कितना था अपने पास 10 ओम, तो खींचा कितना 2 गुना, 2 का स्केल कितना 4, तो 10 इनटू 4 तो क्या आएगा 40 ओम। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसको खींचने से क्या फर्क पड़ा, ध्यान रखें, अपने पास फॉर्मूला था R समानुपाती L अपॉन में A, ठीक है। अब देखो खींचने से क्या है, किसी वायर को, कोई अपने पास वायर है, इसका एरिया भी होता है, इसकी लंबाई भी होती है, ठीक है। अगर आप इसके लंबाई को खींचोगे तो लंबाई तो क्या होगी, बढ़ जाएगी, लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र मोटाई क्या होगी, घटेगी, लंबाई बढ़ेगी। किसी आप मोटे वायर को आप खींच रहे हो तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लंबाई अगर 2 गुना हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई को 2 गुना करो और एरिया को आधा करो तो ये क्या होगा 4 गुना हो जाएगा ना। तो R समानुपाती क्या होगा 4 गुना हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगी 4 गुना, ठीक है। ये ध्यान रखें, लंबाई 2 गुना होती है तो एरिया आधा हो जाता है, और आधा होगा तो ये 2 के ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो लंबाई क्या 4 गुना होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, अगर लंबाई को खींचने या दबाने का नाम लिया जाए तो N का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये लंबाई से ये नॉर्मल क्वेश्चन बनता है
और ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। खींचने या दबाने का नाम लें तो n स्क्वायर इंटू में r करना है। डायरेक्ट दे कि 2 गुना कर दिया जाए या 4 गुना कर दिया जाए तो आप डायरेक्ट इसको लंबाई जितना गुना की गई है प्रतिरोध को उतना गुना कर, ठीक है। तो ये लंबाई से क्वेश्चन बनता है खींचने का और नॉर्मल, ठीक है। अब करते हैं क्षेत्रफल की बात कि क्षेत्रफल से आगे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्षेत्रफल से क्वेश्चन कैसे बन जाता है। अगर क्वेश्चन आया यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, प्रतिरोध 10 ओम भी है, क्षेत्रफल को मतलब एरिया को बढ़ाकर आधा कर दीजिए, आधा कर एरिया का क्या आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ध्यान रखें प्रतिरोध जो होता है वो एरिया के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। प्रतिरोध एरिया व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो अगर एरिया आधा होगा तो ये क्या होगा 2 गुना होगा, ठीक है। कैसे आप इस पर करो r1/a/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो r समानुपाती 2 तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2। तो ये आधा जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये घटता है तो ये बढ़ता है। अगर एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या बढ़ेगा, ये आधा हुआ है ये 2 गुना। अगर बोल दिया जाए 1/4 हो जाता तो ये फिर 4 गुना हो जाता, ठीक है। 1/6 हो जाता तो ये क्या 6 गुना हो जाता। जितना घटाएंगे उतना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना घटाएंगे। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एरिया को क्या कर दिया जाए 4 गुना कर दिया जाए, सीधा मैं बोलते एरिया को बढ़ाकर 4 गुना कर। अब खींचने का दबाने का नाम सीधा बोले एरिया को 4 गुना कर दिया। अब एरिया क्या हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है इसके अंदर 4 गुना है, एरिया क्या हो रहा है इसके अंदर 4 गुना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो 1/4 अब 4 गुना किया है तो 10 पर 10 में आप 4 का 4 दोगे 12 तो 2.5 इस तरह ध्यान रखें, ठीक है। 10 का चौथा सही होता है। अगर आधा कर लिया जाए तो क्या होगा, आधा करने से क्या होता है ये आधा हुआ तो 2 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। आधे करने से तो भी 2 गुना होता है और 1/4 4 गुना करने से 2.5, ठीक है। तो क्योंकि एरिया जो होता है प्रतिरोध क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा। अगर इसमें खींचने का नाम ले क्या ले खींच कर, ठीक है। कैसे पहला क्वेश्चन यदि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, खींच कर 2 गुना, किसको खींच कर तार क्षेत्रफल को दबाकर आधा कर दे, हाफ कर दे तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध क्या होगा अब इसके अंदर कि प्रतिरोध जो होता है r/n का स्क्वायर, ये नया प्रतिरोध और ये आ जाएगा ओल्ड प्रतिरोध, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा 1/n का स्क्वायर हो जाएगा। उसमें था लंबाई के अंदर क्या था r न्यू बराबर r इंटू n का स्क्वायर। लंबाई में स्क्वायर होता है गुणा में, ये स्क्वायर होता है वर्ग के अंदर बार में। तो पुराना प्रतिरोध क्या था 10 ओम था, अब क्या किया दबाकर आधा किया तो क्या करेंगे 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 4 चला जाएगा ऊपर तो क्या आएगा 40 ओम, ठीक है। क्योंकि अपने एरिया को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते दोनों तरीके से, ये नॉर्मल तरीका और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा तरीका। फॉर्मूला ध्यान रखें r न्यू बराबर r ओल्ड अपॉन में n का स्क्वायर, कितने गुना घटा है कितने गुना बढ़ा है इससे याद, ठीक है। इससे आप कर सकते हो क्वेश्चन, नॉर्मल सिचुएशन है। तो प्रतिरोध से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, प्रतिरोध की लंबाई से, प्रतिरोध के क्षेत्रफल से और प्रतिरोधकता से। ध्यान रखें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिरोध का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रतिरोध का तापमान में प्रभाव, प्रतिरोध का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी तैयारी को जारी रख सकें। अब एक बात और बता रहा था आपको मैं कि अपने यूपीपीसीएल या फिर डीएमआरसी के जो ओल्ड पेपर हुए हैं उनके टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। टेस्ट सीरीज का मतलब उनको हल करवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी, ठीक है, शाम तक आपको एक वीडियो और मिलेगी, इसमें अपने यूपीपीसीएल के पेपर का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। और रोजाना वीडियो मिलेगी यूपीपीसीएल के सोल्यूशन की। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो आपको पता लगे और किस तरह से उसको हल करना जल्दी से जल्दी।
तो आपको उसके अंदर पता लगेगा। ठीक है, तो अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।